जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम एक क्लास एक टॉपिक फिनिश के अंतर्गत आज बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, हम उन सभी प्रश्नों के दायरों को इस वीडियो में, एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रेम्बल प्रस्तावना आखिर है क्या, कब जोड़ी गई, इसको कौन लेकर के आया, इसकी भाषा क्या है, ठीक है, तमाम पहलुओं पर हम इसमें थ्योरी तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी इसमें लगाने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ होंगे, आखिर में उसको हम लगाएंगे और संपूर्ण प्रस्तावना को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। चलिए बात करते हैं प्रस्तावना की। अगर मैं प्रस्तावना को आपको दिखाने की कोशिश करूं तो प्रस्तावना को भारत में उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर भारत का संविधान आप ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको उद्देशिका ही नजर आएगी, जिसको चलन में आज क्या कहा जाता है, प्रस्तावना चलन में कह दिया जाता है। ठीक है, हम भारत के लोग स्टार्ट कहां से होती है आपकी, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें किन किन बातों का समावेश किया गया है, इन सभी बातों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर प्रस्तावना की बात करूं, प्रेम्बल की बात करूं, उद्देशिका की बात करूं, तो ये संविधान का परिचय है। आखिर भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, भारतीय संविधान देना क्या चाहता है, ठीक है, तमाम बातों का या भारतीय संविधान का परिचय के रूप में आप प्रस्तावना को देख सकते हो। भूमिका प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की भूमिका तैयार करती है आपकी प्रस्तावना, और इसको कहां से लिया गया है, तो इसको प्रस्तावना के कॉन्सेप्ट को अमेरिका के संविधान से ग्रहित किया गया है। अगर मैं इसकी पेश करने की बात करूं कि उद्देशिका का विचार किसके मन में आया था और कब लेकर के आए थे, तो उद्देशिका को या प्रेम्बल को, प्रस्तावना को पेश करने वाले आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको संविधान सभा के समक्ष इसको 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया था और संविधान सभा ने इसको स्वीकृत 22 जनवरी 1947 को क्या किया था, स्वीकृत कर लिया था। ठीक है, संविधान सभा में लाया कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में लेकर के आए थे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखा, लेकिन संविधान सभा ने अपनाया इसको 22 जनवरी 1947 को। वही मैं अगर संविधान की प्रस्तावना के तत्वों की बात करता हूं, एलिमेंट की बात करता हूं, तो संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, आखिर कहां से शक्ति मिलती है संविधान को। ठीक है, तो संविधान के अधिकार का स्रोत है हम भारत के लोग। सब प्रस्तावना कहां से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग। भारत के लोग कौन, तो भारत के लोग यानी कि भारत की जनता क्या हो जाएगी, तो जनता। जनता ही क्या है, जनता संविधान के अधिकार का स्रोत है, या कह सकते हो कि शासन के अधिकार का स्रोत है, सरकार के अधिकार का स्रोत है। अगर सरकार शासन कर रही है तो उसके अधिकार का स्रोत क्या है, तो जनता है। ठीक है, तो जनता है। दूसरा तत्व होता है प्रस्तावना का भारत की प्रकृति। अगर भारत की प्रकृति कैसी है, तो भारत की प्रकृति कैसी है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि जहां कोई भी देश अपना शासन चलाने के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इसका मतलब यह है कि आंतरिक मामले जो भी उसकी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो स्वयं जिम्मेदार होगा या स्वतंत्र होगा उन निर्णयों को लेने के लिए। या बाहरी किसी देश के साथ कोई संधि करनी है या कोई किसी भी देश के साथ समझौता करना है,
तो इन संधि समझौतों को करने के लिए अन्य देशों के साथ भी वो देश क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और ऐसे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। कोई भी बाहरी देश उस पर दबाव नहीं बना सकता। वहीं उसकी प्रकृति में दूसरा तत्व होता है आपका समाजवादी। ठीक है, तो समाजवादी जो है भारत में साम्यवादी समाजवाद को नहीं अपना गया है। ठीक है, वहीं गांधीवादी समाजवाद की आपको झलक दिखाई देती है, मार्क्सवादी समाजवाद की झलक आपको दिखाई देती है। समाजवादी होने का मतलब होता है कि भारत में जो भी उत्पादन होना है, जो भी वितरण होना है, किसके मध्य होना है, कितना उत्पादन होना है, इन सब का निर्णय सरकार के पास होता है या समाज के पास होता है। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था को आप समाजवादी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र तो है ही है, जहां आप समाज निर्णय करता है कि कितना उत्पादन होगा, किसको उत्पादन होगा, उसके साथ साथ निजी व्यवस्था भी आपकी लागू की गई है। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था बन जाती है वो कैसी अर्थव्यवस्था होती है, तो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो भारत का जो समाजवादी स्वरूप है वो कैसा है, मार्क्सवाद के साथ साथ गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुका हुआ है। तीसरा प्रकृति का स्वरूप होता है पंथ निरपेक्ष। क्या होता है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, कि कहीं कहीं किताबों में इसे धर्म निरपेक्ष लिख दिया गया है, जो कि माना नहीं जाता है, लेकिन पंथ निरपेक्ष कहना इसके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत की प्रकृति में पंथ निरपेक्षता कैसे काम करती है। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है पंथ, यानी कि पंथ से निरपेक्ष होना। भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत की सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत के अंतर्गत जो धर्म होंगे सभी मान्य होंगे। ठीक है, तो भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य है या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है आपका भारत, जहां भारत का स्वयं का कोई एक धर्म नहीं होगा, लेकिन जहां चल रहे सभी धर्म उसके लिए समान होंगे। वहीं अगर आगे बात करता हूं तो लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब है कि लोग अपने मतों का, डायरेक्ट जनता अपने मतों का क्या करती है, प्रयोग करती है। तो जनता के द्वारा यहाँ पर सरकार चलाई जाती है, सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, जो बाद में आपके जनता पर ही क्या करती है, शासन करती है। लेकिन चुनता कौन है, तो जनता के द्वारा चुनी जाती है। इसीलिए लोकतांत्रिक आपकी व्यवस्था को यहाँ पर अपनाया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ गणतांत्रिक व्यवस्था को भी अपनाया गया है। तो गणतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है कि जहां जहां देश का जो अध्यक्ष होता है या देश का प्रमुख होता है वो आपका क्या होता है, निर्वाचित होता है। कैसा होता है, निर्वाचित होता है। जहां निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। तो निर्वाचित होने का मतलब है कि जहां जनता या तो प्रत्यक्ष चुनती है, जनता या तो प्रत्यक्ष चुनती है या फिर अप्रत्यक्ष जनता के द्वारा देश का अध्यक्ष, जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है या प्रमुख होता है, वो चुना जाता है। तो गणतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित होता है देश का प्रमुख, उसमें आपका प्रत्यक्ष भी होता है जनता के द्वारा या अप्रत्यक्ष हो सकता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष भी चुना जा सकता है। तो प्रकृति कैसी है, संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और आपकी गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। वहीं आगे बात करता हूं तो भारत के जो तीसरा तत्व है संविधान की प्रस्तावना का, उसका है संविधान का उद्देश्य। आखिरकार संविधान का उद्देश्य क्या है, तो संविधान का उद्देश्य है न्याय देना। क्या देना, न्याय देना। और कितने प्रकार की न्याय की बात करता है, तो एक करता है आपके सामाजिक न्याय की बात। कौन से बात, सामाजिक न्याय की बात। सामाजिक न्याय के साथ साथ आपको आर्थिक न्याय की भी बात करता है। कौन सा, आर्थिक न्याय। ठीक है, और एक होता है आपका राजनीतिक न्याय। तो तीन तरह के न्याय की बात आपका कौन करता है, तो ये आपके भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना करती है। अगर मैं सामाजिक न्याय की बात करूं, आर्थिक और राजनीतिक, इनको 1917 की रूसी क्रांति से ग्रहित किया गया है। कहां से, रूसी क्रांति से इनको ग्रहित किया गया है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं या समाज में समानता की बात करता है। ठीक है, आर्थिक न्याय की बात करता है कि अवसर की समानता सभी के लिए होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ जाति, धर्म, लिंग, जन्म, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कुछ भी बन सकता है, ठीक है, और अपने मत का अधिकार कर सकता है। तो ये न्याय की जो अवधारणा है भारतीय संविधान में रूसी क्रांति 1917 से ग्रहित है। वही स्वतंत्रता की बात करता हूं कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र होता है अपनी परिस्थितियों के अनुसार, यानी कि अपनी परिस्थितियां जो भी उसकी, कह सकते हो आप, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं कि भारत की अखंडता को तोड़े, भारत की एकता को तोड़े, ठीक है। तो कुछ सीमाओं के साथ उसको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वहीं समता की बात करता हूं तो यहाँ समता की बात है कि सभी को समान अवसर दिया जाए, सभी को एक देखा जाए, समानता सभी में बराबर होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि समता की बात हमारा भारतीय संविधान का जो भाग 3 है जो मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है, उसका अनुच्छेद आपका 14, 15, 16, 17 और 18 ये आपके समता के अधिकार की बात करते हैं। 14 आर्टिकल जो है वो आपका किस बारे में बताता है? विधि के समक्ष समानता। जो भी विधि बनी हुई है भारत में उसके समक्ष सभी व्यक्ति, सभी नागरिक क्या होते हैं? समान होते हैं। 15 कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा वंश, लिंग, धर्म, जाति यानी कि जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि सभी को अवसर की समानता होगी लोक नियोजन में। अगर सरकार कोई भी लोक नियोजन करती है तो उसमें सभी को समान रूप से लिया जाएगा, ठीक है। 17 कहता है कि अस्पृश्यता को खत्म करो, यानी कि छुआछूत को खत्म करता है आपका आर्टिकल 17। 18 कहता है उपाधियों का अंत। 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत। तो इस प्रकार से समानता की जो झलक है आपको भाग 3 के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक दिखेगी, ठीक है। बंधुत्व का मतलब होता है कि यहाँ पर सभी लोग भाईचारे के साथ, एकता और अखंडता के साथ जुड़े रहें, ठीक है। तमाम विविधताएं, आपकी क्षेत्रीय विविधता, जातीय विविधता, भाषाई विविधता, लेकिन इन तमाम विविधताओं के बावजूद भारत में जो लोग हैं सभी भाईचारे की भावना से एक होकर के रहे। यह आपकी प्रस्तावना का, भारत के संविधान का उद्देश्य है। चौथा होता है आपका इसका तत्व, संविधान लागू होने की तिथि। तो संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 थी। क्या थी? 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान था, भारत की संविधान सभा में क्या किया गया था? सबसे पहले अंगीकृत किया गया था, यानी कि अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था संविधान। उसके बाद अधिनियमित किया गया था, इसका मतलब होता है कि लागू किया गया था। क्या किया गया था? लागू किया गया था। और तीसरा है आपका आत्मार्पित, यानी कि देश को सौंपा गया था। देश को क्या करा गया था? सौंपा गया था, ठीक है, यानी कि हम देश को सौंपते हैं। तो संविधान जब तिथि को लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय 3 शब्द इसमें देखने को मिले, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत का मतलब था कि संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया। वहीं अधिनियमित का मतलब था कि हम आज इसको, संविधान को लागू करते हैं। और आत्मार्पित का मतलब था कि देश को सौंपते हैं, ठीक है। तो इन तमाम बातों के साथ में आपका संविधान इस समय क्या किया गया था, यानी कि इस तिथि को यहां पर वर्णित किया गया था। लेकिन पूरी तरह से जो संविधान लागू होने की तिथि होती है वो होती है आपकी 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। और यहाँ पर पहले राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। देश के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं प्रस्तावना में आगे बात करते हैं तो प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना का महत्व है कि प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं, ठीक है। तो इसमें किस किस का वर्णन है? इसमें न्याय का वर्णन है। कौन कौन से न्याय? आपके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की गई है, ठीक है, जो आपके मौलिक अधिकारों के साथ साथ आपके कहां पर दिखाई देते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। वहीं अगर मैं इनकी बात करता हूं तो तमाम तरह के आदर्श इसमें समाहित हैं। तो ये हमारा एक दर्शन है। हमारा दर्शन है क्या? प्रस्तावना में दर्शन दिखता है हमारे संविधान का कि आखिरकार संविधान हमारा हमें देता क्या है,
ठीक है, हमसे चाहता क्या है, ठीक है। तो इन सभी बातों का समावेश आपका कहां पर किया गया है, तो ये प्रस्तावना में किया गया है। इसलिए प्रस्तावना भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके आगे अगर बात करता हूं तो बहुत सारे व्यक्तियों ने संविधान की प्रस्तावना को लेकर के वक्तव्य दिए थे। उन वक्तव्यों में अगर मैं बात करूं, कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो संविधान की प्रस्तावना क्या है, हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है। जो हमारे दीर्घ काल में जो सपने आने वाले हैं उनका क्या है, एक विचार है। तो कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, के.एम. मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ये किसने कहा था, के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ये सारे जो वक्तव्य थे, ये किसने कहे थे, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को आत्मा, कुंजी, आभूषण और ये कहा दिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रस्तावना को पढ़ लेता है तो वो संपूर्ण संविधान का मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आगे इसमें और बात करता हूं, ठीक है, तो इसमें संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना क्या वर्तमान में जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है। इस क्वेश्चन का आंसर होता है कि वर्तमान में संविधान का भाग है। अगर मैं वही बात करूं कि अब तक कितने वाद हो चुके हैं संविधान के प्रस्तावना को इसमें संविधान में जोड़ने को लेकर के, एक वाद आपका 1957 में ही आया था, जो भारत संघ वर्ष बनाव आपका मदन गोपाल को लेकर के था, मदन गोपाल था, ठीक है। इस बाद में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको ये कहा गया कि ये अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय का मतलब है कि इसको लागू नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। इसको क्या नहीं करवाया जा सकता, संविधान की प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लागू नहीं करवाया जा सकता। ये क्या है, अप्रवर्तनीय है। तो अप्रवर्तनीय इसको किस वाद में कहा गया था, तो ये कहा गया था आपका भारत संघ बनाव मदन गोपाल 1947 बाद में, ठीक है, 1957 बाद में इसको अप्रवर्तनीय कहा गया। इसका मतलब है कि अगर जो संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए जो शब्द हैं उनका अगर कोई भी नागरिक अवहेलना करता है तो उन शब्दों की अवहेलना को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसका मतलब यह है कि ये अप्रवर्तनीय है, अप्रवर्तनीय यानी कि इसको लागू नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। उसके बाद बेरूवाड़ी संघ मामला 1960 आया, जहां कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती मामला आया, 1973 में संविधान का भाग है। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान का भाग है आपकी प्रस्तावना, ठीक है। इसमें कहा गया कि आप इसमें संशोधन कर सकते हो, भाग है तो क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, लेकिन संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत तो होगा, अनुच्छेद 368 के तहत होगा, लेकिन मूल ढांचे को छोड़ करके, अगर मूल ढांचे में कोई भी मूल ढांचे को छोड़ करके या बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके मूल ढांचे में कोई भी संशोधन नहीं होगा। ये किस में कहा गया था, 1973 में केशवानंद भारती मामला बना भारत संघ मामले में कहा गया था, ठीक है, जहां कहा गया कि ये मूल ढांचे को छोड़ करके किसी भी शब्द में आप क्या कर सकते हो, यानी कि संशोधन कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्तावना ही पूरी अपने आप में मूल ढांचा है, तो आप संशोधन क्या करोगे, तो संशोधन ये हो सकता है कि नया शब्द इसमें जोड़ा जा सकता है, नया शब्द इसमें जोड़ा जा सकता है। उसके बाद एक और बात आया, LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग बताया गया। क्या बताया गया, आंतरिक भाग इसको बताया गया। तो वर्तमान में स्थिति यह है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, शर्त यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे को छोड़ करके आप उसमें संशोधन कर सकते हो, ठीक है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और अब तक इसमें एकमात्र संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, ठीक है, जिसको लघु संविधान की आपको संज्ञा भी
दी हुई है। इसको क्या कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को, इसको लघु संविधान की संज्ञा दी हुई है। तो इसमें 3 शब्द आपके जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्षता या आपका पंथ निरपेक्षता, ठीक है, पंथ निरपेक्षता, और आपका अखंडता, ठीक है। देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य होता है, ठीक है। उसके बाद अब आपने देखा, एक बार रिवाइज और कर लेते हैं इसको ताकि हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके समक्ष में रखने वाला हूं। तो उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख पाओगे कि अगर मैं न्याय की बात करता हूं, क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितने प्रकार की न्याय की बात की जाती है। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, तो न्याय कितने प्रकार के हैं संविधान की प्रस्तावना में? तो आपके 3 प्रकार के हैं। वही अगर मैं इसकी स्वतंत्रता की बात करता हूं तो स्वतंत्रता आपकी कितनी प्रकार की है? तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात आपकी प्रस्तावना करती है। वही अगर मैं अवसर की समता की बात करता हूं तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता आपकी 2 प्रकार की होती है, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट यानी कि जो प्रस्तावना से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप इस पीडीएफ को अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, प्रस्तावना से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनको करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को आप भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं? तो अभी बताया, आत्मा ठाकुर भार्गव दास ने कहा था, तो ये आपका प्रस्तावना हो जाता है। अगर मौलिक अधिकार की बात करूं तो ये भाग 3 में आपके वर्णित हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपके भाग 4 में है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, आत्मा किसको कहा गया, आख्या प्रदान की गई है, तो आपकी प्रस्तावना, ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो आपको अभी बता कर क्या रहे हैं कि प्रस्तावना को, ठीक है, प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसमें प्रस्तावना में सारे संविधान का दर्शन छिपा हुआ है, जहां मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व क्या चाहते हैं, आखिरकार क्या देना चाहते हैं नागरिकों को, व्यक्तियों को, उन सब का दर्शन आप प्रस्तावना में पालोगे। तो इसका विशेष ध्यान दिया गया प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है? अभी बताया कि गणतंत्र हम ऐसे राष्ट्र को कहते हैं जहां का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित जनता के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, चाहे तो आप जनता के द्वारा प्रत्यक्ष करा लीजिए या अप्रत्यक्ष करा लीजिए। भारत में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। भारत है एक, तो भारत क्या है, भारत आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य सरकार, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा और वो किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर सकती, ठीक है। तो राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ होती है, बिल्कुल गलत है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये आपका सही होने वाला है, यानी कि राज्य सरकार का खुद का कोई धर्म नहीं होता है। तो उसके बाद गणतंत्र होता है। गणतंत्र क्या होता है, जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। गणतंत्र क्या होता है, जहां आपका अध्यक्ष होता है या राष्ट्र का राष्ट्रपति या अध्यक्ष जो भी हो प्रमुख, वो आपका वंशानुगत ना हो, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही होने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा
आपकी उद्देशिका में किया गया। ठीक है, आपको पता है 3 शब्दों का इसमें समावेश किया गया था। एक था आपका समाजवादी, एक क्या था आपका समाजवादी, दूसरा था आपका पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष था, और एक था आपका अखंड था। ठीक है, तो इन 3 शब्दों का समावेश किया गया था, जिनमें से 2 हैं आपके समाजवादी, समाजवादी और आपके धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो कौन सा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, बनाने के लिए। ठीक है, तो आपका सी इसका सही ऑप्शन होने वाला है, लोकतंत्र, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, गणराज्य क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर, ठीक है, का अर्थ क्या है? सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो एकेश्वरवाद का मतलब नहीं है, बहुदेववाद का मतलब नहीं है सभी धर्मों की अस्वीकृति, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। ठीक है, अगर धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता हूं तो भारतीय संविधान का भाग 3 का अनुच्छेद 25 आपको ये अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये आपको पता है, इसको कहा जाता है प्रस्तावना को। अगर मैं भारतीय संविधान की आत्मा की बात करता हूं तो डॉक्टर, यहाँ एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा एक बात कही गई थी, जिन्होंने भारत की जो संविधान की आत्मा है उसको किसको माना था? अनुच्छेद 32 को। किसको माना है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने माना है। लेकिन संविधान की जो आत्मा है वो आपकी प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। ठीक है, तो मैंने ये आपको शुरुआत में बताया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन बातों का समावेश है जिनको पढ़कर के हम भारत के संविधान की मूल प्रवृत्ति को जान सकते हैं। उसमें न्याय की बात है, उसमें समानता की बात है, उसमें आर्थिक न्याय की बात है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिखेगा, जबकि अधिकारों की बात करता हूं तो आपको वो भी आपके भाग 3 में मौलिक अधिकारों में दिखेगा। तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत और मूल कर्तव्यों में आपको इसका समावेश देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आप जब पढ़ते हैं तो आपको क्या स्पष्ट नहीं हो पाता है? संविधान के स्रोत तो होता है भारत की जनता, भारत की जनता, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग, हम ही तो इस संविधान को क्या कर रहे हैं? अंगीकृत कर रहे हैं, आत्मार्पित कर रहे हैं और अधिनियमित कर रहे हैं। शासन के ध्येयों का विवरण ये नहीं होता। ठीक है, केवल ये नहीं होता कि शासन के आखिरकार ध्येय क्या होते हैं। ठीक है, संविधान को लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 होती है। उसमें संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया, ये भी होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होने वाला है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और लागू, पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रथम संशोधन था और अब तक का एकमात्र संशोधन है, एकमात्र संशोधन भी है। ठीक है, तो एक बार संशोधन हो चुका है और ये पहला ही संशोधन था। ये आपका संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और आपकी अखंडता जैसे शब्द इसमें जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका पंथनिरपेक्षता हो नहीं सकती, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र, तो ये क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र। ठीक है, जहां लोग अपने द्वारा अपने नुमाइंदों को, या कह सकते हो कि शासन चलाने के लिए चुनते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो बताया शुरू में ही स्रोत क्या है, तो भारत की जनता या भारत के लोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो आज के लिए मुझे लग रहा ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको प्रस्तावना से संबंधित जो भी दुविधाएं थी इस सेशन को देखने के बाद दूर हुई होंगी। हम ऐसे ही थ्योरी के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसमें लेकर के आएंगे, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में नया टॉपिक लेकर के। जब तक के लिए जय हिंद।